नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। देश भर में कोरोना फिर से एक बार कहर बरपा रहा है। कोरोना की इस बेलगाम रफ्तार पर काबू करने की कोशिश में बिहार सरकार की ओर से कई पाबंदियां लगाई गई हैं और इन पाबंदियों के साथ साथ न्यूज 18 बिहार झारखंड पर हेलो डॉक्टर इस खास कार्यक्रम के जरिए हमने कोशिश की है आप तक कोरोना से एहतियात और कोरोना से जुड़े हर कंफ्यूजन को दूर करने की। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम हमारे साथ आधे घंटे तक लगातार मौजूद है, जिसमें आप अपने शंका का समाधान पा सकते हैं। किसी तरह की कोई जिज्ञासा अगर मन में है, कोई सवाल आपके मन में है तो बेहिचक बेधड़क आप अपने सवाल पूछें। महत्वपूर्ण जानकारियां और कुछ टिप्स जो आपके लिए इस वक्त बहुत कारगर साबित होंगे, हमारे डॉक्टर्स की टीम आपको देती नजर आएगी। तो संक्रमण के इस काल में घर बैठे नामचीन डॉक्टरों की सलाह लेना बिल्कुल ना भूलें। हमें इन नंबरों पर आप कॉल करें। नंबर है 180088922164। इस नंबर पर आप कॉल करके अपने सवाल पूछिए। आपके हर सवाल का जवाब देंगे बिहार के सबसे बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम, जो हमारे साथ इस वक्त आधे घंटे तक मौजूद है। तो अगर जिस सवाल को लेकर आपके मन में कोई डर, कोई शंका है कि इस वक्त जब कोरोना का संक्रमण बेहद तेजी से फैल रहा है, लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, सिम्टम्स जो सीजनल फ्लू से जुड़े हुए बिल्कुल कोरोना में वैसे ही सिम्टम्स आपको अगर नजर आ रहे हैं, तो क्या करें और क्या ना करें, हर सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर्स की टीम मौजूद है। सबसे पहले मैं उनका परिचय आपसे करा दूं। डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद पूर्व अधीक्षक हैं पीएमसीएच के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर निगम प्रकाश शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और बच्चों को लेकर के बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हमेशा हमारे इस कार्यक्रम के जरिए डॉक्टर निगम प्रकाश आप तक पहुंचाते रहे हैं। और आज एक बार फिर से अगर आपके मन में कोई सवाल है तो जरूर पूछिए। हमारे साथ डॉक्टर स्मिता शैल गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ये भी थोड़े वक्त में जुड़ेंगी, जिनसे भी हम जानेंगे कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं इस वक्त में, जब एक बार फिर से कोरोना की इस तीसरी लहर ने लोगों को संक्रमित करना शुरू कर दिया है, क्या करना चाहिए इस वक्त वो प्रेग्नेंट लेडीज को भी और महिलाओं को खास तौर पर, जिनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी होती है। सारे सवालों के जवाब उनके जरिए आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजीव, इस वक्त लोगों के अंदर क्या हम माने कि जब इस संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है तो लोगों ने डरना छोड़ दिया है, लोगों ने इसकी गंभीरता को शायद भुला दिया है और यही वजह है कि संक्रमण बेहद तेजी से इस वक्त अब शहरों से निकलकर गांवों में और गांव से अब ग्रामीण उन परिवेशों में भी चला गया है जहां पर लोगों के लिए अब सोचने का वक्त है कि क्या करें और क्या ना करें। देखिए, ऐसा है कि विश्व एक गांव बन गया है और दुनिया के एक हिस्से में जब कोई बीमारी फैलती है तो उसको उसी हिस्से तक सीमित रखना आज असंभव हो गया है। व्यापार, आवागमन और लोगों की मूवमेंट्स इतने हैं कि लोग एक देश से दूसरे देश से में जाते हैं। तो चीन के वुहान शहर से ये शुरू हुआ कोरोना, जो 2019 के दिसंबर में शुरू हुआ, अपने तीसरे लहर के तौर पर पहले वेस्टर्न कंट्रीज़ में आया, अफ्रीका में आया और वहाँ से धीरे धीरे ट्रांसफर्ड होकर ये हमारे बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आया और अब कैपिटल सिटीज़ में आया है और कैपिटल के बाद अब स्मॉलर सिटीज़ की तरफ भी, गाँव की तरफ भी इसके पाँव पसरने लगे हैं। हम लोगों ने, हमारी सरकार ने, हमारे देश ने इसकी पूरी तैयारी की थी कि हम इससे बचें। दोनों डोज वैक्सीनेशन के दिए गए थे अधिकांश लोगों को और तीसरा डोज जो हम लोग दे रहे हैं, प्रिवेंटिव डोज, वो भी हम लोगों ने शुरू कर दिया है 11 तारीख से। तो हमारी पूरी तैयारी है और सिर्फ हमारी आबादी अधिक है, इसके कारण हमारे अस्पतालों पर अधिक बोझ न पड़े, इसलिए हम चाहते हैं कि कम से कम लोग इससे इन्फेक्टेड हो और इन्फेक्टेड अगर हो भी तो वो क्रमिक रूप से हो, एकाएक नहीं हो, अनायास नहीं हो, सभी एक साथ नहीं हो। तो इन अभियानों में, इन प्रयासों में हमने काफ़ी सफलता प्राप्त की है और इसके लिए हम जनता को धन्यवाद देते हैं कि अपने तमाम मजबूरियों के बावजूद, हर किसी को निकलना होता है, हर किसी की मजबूरी है, अपने लिए 2 वक्त की रोटी जुटानी होती है, वो निकलने के बावजूद जहाँ तक संभव हुआ उन्होंने भीड़ भाड़ से अपने आप को अलग रखा है और आज ज़रूरत है पूरे तौर पर एक अंतर्राष्ट्रीय, एक मानवीय, एक विपत्तीय
क्षमता के तौर पर इसको डेवलप करने की कि हम सोशल मेंटेनिंग में डिस्टेंसिंग को थोड़े दिन और मेंटेन करें, थोड़े दिन मास्किंग को और मेंटेन करें और प्रॉपर कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें, जिससे हम इस बीमारी को परास्त कर सकें। और सौभाग्य की बात है कि इस बार का जो वेरिएंट है ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, ये किसी के हाथ में नहीं है, वो लंग्स को इन्फेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए आईसीयू बेड्स की ज़रूरत कम पड़ी है अब तक, और हमारे यहाँ वेंटिलेटर की ज़रूरत कम पड़ी है। तो हम लोग बड़े लकी हैं कि इस बार भगवान भी हम पर मेहरबान है और हम लोग अपनी पूरी तैयारी से लड़ भी रहे हैं। तो हम समझते हैं कि ये कोरोना के विदाई की शुरुआत है। सारे लोग हर्ड इम्यूनिटी प्राप्त करेंगे इस ओमिक्रॉन के द्वारा, और हम अगर सावधानी से लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे और भारत का परचम फिर से एक बार लहराएगा। बिल्कुल, तो एहतियात आपको जरूर बरतनी है, और इसी एहतियात से देखिए आपने पहले और दूसरे कोरोना के फेज को जीता भी है लड़कर, संक्रमण की चेन को तोड़ा भी था, संख्या बहुत कम हुई थी, लेकिन एक बार फिर से इस तीसरे वेव ने जहां संक्रमण को बढ़ा दिया है, आपके पास सबसे महत्वपूर्ण और कारगर जो हथियार है वो मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, आपका संयमित व्यवहार है, और अगर आप इन सबका पालन करते हैं, कोरोना प्रोटोकॉल के दायरे में जो ये तमाम चीजें आती हैं, अगर आप इसका पालन करते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि आप खुद भी सुरक्षित होते हैं और आप अपने समाज के प्रति भी एक जिम्मेदार भूमिका का निर्वहन करते हैं। डॉक्टर निगम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर निगम प्रकाश, आपसे मैं जानना चाहूंगी, चूंकि अब कई तरह के म्यूटेशंस की बात सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि अब देखिए डेल्टा के बाद ओमिक्रॉन, और ओमिक्रॉन के बाद भी अब दूसरे कई सारे म्यूटेशंस और अलग अलग इस तरह के वेरिएंट जो हैं दूसरी कंट्रीज में भी आ रहे हैं। लेकिन क्या हम सचमुच इसे मानकर चलें कि अब ये डिटोरिएट हो रहा है, एक पीक पर जाने के बाद अब ये धीरे धीरे ग्रेजुअली नीचे आएगा और लोगों की हर्ड इम्यूनिटी इसमें बहुत महत्वपूर्ण रहेगी? नहीं विभा जी, मैं आपको बता दूं कि अभी ये अंत की शुरुआत तो जरूर है, लेकिन ये अभी पीक पर हम लोग नहीं पहुंचे हैं, और अभी ढिलाई एकदम देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे संभावना है कि ये पीक जो है 3rd to 4th वीक जो है, तीसरे या चौथे सप्ताह इस महीने के, उसमें ये पीक आएगी। तो अभी जो संख्या जो भी है हमारी, अभी 1,94,000 91,000 के करीब हो गई है पूरे देश में प्रतिदिन, तो ये 5 लाख तक जाने की संभावना है प्रतिदिन। तो इसलिए अभी हम लोगों को किसी तरह से ढिलाई नहीं करनी, और इसीलिए अभी और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, सिर्फ ये जो एक सोशल डिस्टेंसिंग करना है और कोविड अनुरूप बिहेवियर को फॉलो करना है, जिसमें कि मास्क लगाना है। इसके अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये मान के चलिए कि ओमिक्रॉन जो है वो बहुत तेज फैलने वाला वायरस है, लेकिन ये जैसा कि अभी डॉक्टर राजीव ने बताया कि ये एक सुपरफिशियल मिकोसल लाइनिंग तक ही जाता है और डीप जो है वो लंग्स तक नहीं जाता है, तो इसलिए इसमें बहुत इंटेंसिव केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आपको ये मान लेना होगा कि सिर्फ ओमिक्रॉन ही नहीं, ये बड़ा डिसेप्टिव वायरस है, और इसमें कभी कभी इसके पीछे पीछे साथ साथ डेल्टा भी हो सकता है, डेल्टा प्लस भी हो सकता है। तो इसीलिए हम लोगों को किसी हाल में ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए, और अगर मान लीजिए 10 to 20% भी साथ में डेल्टा है तो वो आईसीयू की तरफ मरीज को अग्रसर कर सकता है। बिल्कुल, 5 लोगों की मौत भी बिहार में हो चुकी है, तो अगर एक भी जान जाती है कोरोना के जिस भी वेरिएंट की वजह से जाती हो, जिस संक्रमण की वजह से जाती हो, हमें वो एक जान भी बहुत महत्वपूर्ण और कीमती होती है, उसे भी बचाना है। और इसीलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें, ना खुद अफेक्टेड हो और ना दूसरों को हम इन्फेक्टेड करें। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं पीयूष बक्सर से। पीयूष, आप अपना सवाल पूछिए। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो कोरोना है अभी के डेट में, तो ये बिहार में छुट का है। पीयूष की आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच रही है, आप अपना सवाल एक बार फिर से दोहराएं। तो
तो लगता है पीयूष से संपर्क टूट गया है। डॉक्टर राजीव रंजन, अगर आपने इनकी सवाल जो इनका सुना हो तो मैं चाहूंगी कि आप जरूर समाधान करें। और क्या लोगों के मन में इस वक्त संशय वाली स्थिति भी बहुत है कि क्या हम इसे बहुत गंभीरता से लें, चलिए अगर इसका लंग्स पे असर नहीं पड़ता है तो फिर हम क्यों घबराएं, सर्दी खांसी जुकाम बुखार होगा, दवा खाएंगे और ठीक हो जाएंगे। देखिए, अभी जैसा डॉक्टर निगम प्रकाश नारायण ने बताया कि ओमिक्रॉन बहुत गहरे तक नहीं जाता है, लंग्स के टिश्यूज़ को इन्फिल्ट्रेट नहीं करता है, लेकिन अभी साथ साथ डेल्टा वेरिएंट के केसेस भी चल रहे हैं। हालांकि उनकी संख्या कम है, लेकिन चूंकि वो अभी हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, और उनके वजह से वैसे इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं जिसके वजह से हमारा लंग्स प्रभावित हो और वेंटिलेटर की आवश्यकता हो। तो एक झटके में ये नहीं कहा जा सकता है कि किसको ओमिक्रॉन है और किसको डेल्टा वेरिएंट है या किसको कौन सा वेरिएंट है। इसके लिए विशेष जांच की ज़रूरत होती है। और जब माहौल ऐसा है कि पेशेंट लोड अस्पतालों पे बढ़ा हुआ है, तो वैसी स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा लोड को कम रखा जाए क्योंकि बेहतर से बेहतर चिकित्सा दी जा सके, ये हमारा उद्देश्य और ध्येय होना चाहिए। और जहाँ तक उस श्रोता का सवाल था जो बक्सर से पूछ रहे थे सवाल कि बिहार में छिटपुट है, छिटपुट नहीं है, यहाँ भी है, कई ज़िलों में ज़्यादा है, कई ज़िलों में कम है। पटना ज़िला में काफ़ी ज़्यादा है, गया में उसके बाद है, मुजफ्फरपुर में है और तीसरे नंबर पे मुजफ्फरपुर में है, और अन्य ज़िलों में भी संक्रमण है। लेकिन हमारी तैयारी पूरी है और हम पूरी तैयारी से इसका मुकाबला कर रहे हैं। और उस तैयारी का ही पहला अध्याय है बचाव, और बचाव के लिए ज़रूरी है जन जागरण, और जन जागरण के साथ साथ जन संकल्प। हमारा संकल्प है, बिहार के लोग बहुत समझदार हैं और बिहार के लोग जानते हैं कि अपनी जान की हिफाजत करनी है देश हित में, राष्ट्र हित में और साथ ही साथ विश्व हित में। तो हम अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और बिहार में हम ज़्यादा इसको नहीं फैलने दें। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि बिहार पिछले 3 लहरों में भी पूरे देश के टॉप कोरोना अफेक्टेड प्रदेश में नहीं था, और आने वाले लहर में भी हम समझते हैं कि हम ऐसे अफेक्टेड स्टेट में नहीं होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों में सबको ये समझना है कि कम से कम लोग संक्रमित हो और हमारी गलती की वजह से, हमारी लापरवाही की वजह से संक्रमण न फैले। अगर आप इस जिम्मेदारी को निभाते हैं तो खुद ब खुद आप एक बहुत बड़ा काम अपने लिए भी करते हैं और समाज के लिए भी करते हैं, जो इस वक्त बहुत जरूरी है। मास्क लगाना बिल्कुल ना भूलें। डॉक्टर स्मिता शैल गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे मैं सवाल, उनसे पहले हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं। सवाल हमारे कॉलर का क्या है? मोहम्मद निहाल, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो, आप अपना सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग मैडम। हेलो मोहम्मद निहाल, आप अपना सवाल पूछिए। तो संपर्क टूट गया है मोहम्मद निहाल से। और डॉक्टर स्मिता हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर स्मिता, चूंकि मैं आपसे जानना चाहती हूं कि अगर इस वक्त जब संक्रमण के दायरे में कोई भी आ सकता है, घर परिवार में अगर एक शख्स संक्रमित है और उस परिवार में अगर प्रेग्नेंट लेडीज हैं तो उन्हें क्या विशेष तौर पर ख्याल रखना चाहिए, और अगर प्रेग्नेंट लेडीज पॉजिटिव हो जाती हैं तो क्या एहतियात उन्हें शुरुआती दिन से रखना चाहिए? आप लोग को आइसोलेट हो जाना है बिल्कुल, कि बाकी के घर के परिजन, बाकी लोग इन्फेक्ट ना हो, और आइसोलेट हो जाए 10 दिन के लिए कम से कम। और उसके बाद जो भी बाकी मेडिसिन है आप डॉक्टर से सलाह ले, जो आपको डॉक्टर की सलाह से ही मेडिसिन लेनी चाहिए। खुद से मेडिसिन बहुत से लोग, जैसे लास्ट वेव में हमने देखा था कि बहुत से लोग स्टेरॉइड ये सब खुद ही ले लिए थे, तो उसके कारण अपने पास म्यूकरमाइकोसिस के बहुत से केसेस दिखे थे। पर अभी ओमिक्रॉन में बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं दिख रहे, थ्रोट तक ही लिमिटेड है इन्फेक्शन। तो आई थिंक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और 10 दिन अपने आप को रूम में रह आइसोलेट कर लें, और फिर आप चेक कर लें एक बार फिर से, और तभी बाहर आप अपने रूम से आइसोलेशन को एंड करें। और गर्भवती हैं तो ज़्यादा घबराना नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, नॉर्मल है। खाना पीना भरपूर रखें, प्रोटीन डाइट अच्छा लें, और आई थिंक बस यही। बिल्कुल। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं बिहार शरीफ से, सीताराम। सीताराम, आप अपना सवाल पूछिए। जी मैडम, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ मैडम। नियर अबाउट आई हैव कंप्लीटेड नियर अबाउट 80 इयर्स। जी, आप अपना सवाल पूछिए। जी, इसमें कोरोना का जो 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को लेना है जी, लेकिन उसमें एक क्लाउड लोग जोड़ देते हैं कि वो कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित यदि हो तब,
तो इस संबंध में हम मैडम कहना ये चाहते हैं कि हम क्या कहते हैं, थायराइड का दवाई रेगुलर खाते हैं मैडम, थोड़ा जॉइंट प्रॉब्लम का भी दवाई खाते हैं और थोड़ा सा स्किन का भी प्रॉब्लम है, लेकिन हमको कोई गंभीर बीमारी जैसे कैंसर या बीपी, क्या कहते हैं, शुगर, हार्ट, इस सब का कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या हम ले सकते? हमको 9 महीना पूरा हो चुका है। बिल्कुल, तो पहली चीज तो ये सीताराम जी कि इससे पहले अगर आप किसी गंभीर बीमारी से भी अगर ग्रसित होते तब भी आपको वैक्सीनेट जरूर होना था। वैक्सीनेशन आपने कराया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। और जहां तक इस बूस्टर डोज की बात है तो बिल्कुल 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए ये इस वक्त सजेस्टेबल है। 9 महीने अगर आपके हो गए हैं। डॉक्टर निगम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर निगम प्रकाश, बहुत सारे लोगों के मन में अब इस बात को लेकर जिज्ञासा जग रही है कि हमने 2 डोज लिया हुआ था, इस वजह से इस तीसरी लहर में हमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है, सर्दी खांसी जुकाम बुखार तक की नौबत आ रही है, तो अब हम जाकर जल्द से जल्द बूस्टर डोज लगवा लें। नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी सरकार ने जो प्रावधान रखा है उसमें 60 साल के ऊपर जो भी व्यक्ति किसी क्रॉनिक डिजीज से ग्रसित हो, और जहां तक इनका सवाल है, थायराइड का भी प्रॉब्लम है, स्किन का भी प्रॉब्लम है, जॉइंट का भी प्रॉब्लम है, तो हम समझते हैं कि ये एलिजिबल हैं वैक्सीन के लिए। अगर ये जाएंगे तो हम समझते हैं कि इनको इंटरटेन किया जाएगा। और 60 साल से ऊपर के जितने भी व्यक्ति ऐसे हैं जिनको कोमॉर्बिडिटी है, उनको तो अवश्य ही वैक्सीन लेना चाहिए। वैक्सीन जो है डेफिनेटली ये जो है इसकी मारक क्षमता को जो है वो बहुत कम कर देता है, और वो या तो सिविरिटी के कारण वो आईसीयू की तरफ नहीं जाएंगे या कोई मौत नहीं होगी। इतना तो भरोसा रखिए इस वैक्सीन पर, इसलिए वैक्सीन जरूर लीजिए। आप 60 से ऊपर है, आपको कुछ बीमारी है तो जरूर लें वैक्सीन। बिल्कुल, वैक्सीन जरूर लीजिए। और जहां तक इस बूस्टर डोज की बात है, अगर आप 60 साल के ऊपर हैं तो आपको जरूर लेना चाहिए, अगर आपके 9 महीने और एलिजिबिलिटी अगर आपकी बनती है तो। पटना से कॉलर हमारे साथ जुड़ गए राजीव, आप अपना सवाल पूछिए। दीवा नॉट राजीव, राजेश जी। राजेश हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, आप अपना सवाल पूछिए। निगम से हमारा एक 6 इयर्स का बच्चा है सर, और 2 इयर्स पहले एक एपिसोड हुआ था, करीब 5-6 सेकंड के लिए वो बेहोश हो गया था, और उसके बाद से तो उस समय वो बातें तो उतना नहीं कर पाता था, लेकिन अभी जब बोलना शुरू किया है 4 इयर्स से तो थोड़ा कैमरिंग कर रहा है वो। उसके बाद से कोई एपिसोड नहीं हुआ है। ये थोड़ा सा इससे हट के सवाल, इसलिए इसमें हमको लगता है कि ये अच्छा नहीं रहेगा कि अगर हम लोग जनरल कोई बात करें, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ कोविड से रिलेटेड बात कर रहे हैं, इस बीमारी से रिलेटेड बात कर रहे हैं। बिल्कुल, तो आप ऐसा कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिए। कोविड तो बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा कई दूसरी तरीके से भी सामने आ रही है, जिसमें उन्हें लग रहा है कि डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है, डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं तो उनसे हम अपने सवाल पूछकर उसका निदान पा सकें। बेहतर है आप ज़रूर सवाल अगर आपके मन में है तो कोरोना से जुड़ा हुआ, चूँकि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो उन जानकारियों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इस वक्त एहतियात के साथ आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ज़रूर पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर स्मिता शैल, मैं आपसे जानना चाहूँगी, चूँकि जब भी बात हम लेडीज़ की करते हैं या फिर इस परिप्रेक्ष्य में भी करें कि इस वक्त कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए हमें किन एहतियातों का ख्याल रखना है, तो 1-2 सालों में हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ बदला भी है। लेकिन इस वक्त क्या प्रेग्नेंट लेडीज से मेरा जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि कई कॉलर्स लगातार इससे भी जुड़ा सवाल पूछ रहे हैं कि अगर हम पॉजिटिव हो गए और हमें ऑपरेट कराना है तो क्या पहले हमें अपने आप को नेगेटिव करना होगा और उसके बाद ही हम ऑपरेट करा सकते हैं? क्या करें क्या ना करें अगर डॉक्टरों की मौजूदगी आसपास नहीं है तो? देखिए, बेहतर तो यही होता है कि पहले आप कोविड नेगेटिव हो तो बाकी, जैसे अपने पास ऑपरेशन थिएटर है तो वहाँ पे अपने साथ एक डॉक्टर होते हैं, नर्स होती हैं, लैब के जो भी ओटी टेक्नीशियंस होते हैं, तो सबके ख्याल के लिए हम लोग देखते हैं कि कोविड नेगेटिव हो तो अच्छी बात है। बट इन एनी केस अगर इमरजेंसी या ऑपरेशन करवाना है तो बेसिक प्रोटोकॉल जो ओटी में फॉलो किया जाएगा वो करके हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं।
बिल्कुल, तो डॉक्टरी सलाह बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे बेहतर ये होगा कि आप उन जगहों पर मौजूद हों जहां पर डॉक्टर्स आपके रिच में हों और उनकी जो गाइडलाइंस है, उनकी तरफ से जो सजेस्टेड चीज़ें हैं उसके अनुरूप ही आप अपना व्यवहार रखें। हमारे साथ एक कॉलर कवि कुमार जुड़ गए। कवि, आप अपना सवाल पूछिए। जी मैम, बोल रहा हूँ। जी नमस्कार मैम। आप अपना सवाल पूछिए। मैम, जो कोरोना जो है तो 15 साल से ऊपर या 18 साल से ऊपर बच्चा लोग को होता है, आदमी को होता है, नीचे जरा होता है, जैसे 12 साल 10 साल 6 साल, उनके लिए भी कुछ होना चाहिए मैम। कभी आपकी आवाज़ सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, फिर भी मैं चाहूंगी कि डॉक्टर राजीव रंजन अगर आप सुन पाए हो, क्योंकि आवाज़ उनकी क्लियर नहीं थी। तो एज को लेकर शायद इनका सवाल था कि बच्चों को भी हो जा रहा है। एक एज ग्रुप आपने जब शुरू में इसके स्टार्ट हुए तो हमने कहा कि भाई ऐसे लोग जो बुजुर्ग हैं या कोमॉर्बिडिटी के शिकार हैं उन लोगों को ये चीज़ें अफेक्टेड करी, लेकिन अब तो हर एज ग्रुप के लोगों को ये संक्रमण हो रहा है। तो बच्चों को लेकर इनकी चिंता जाहिर नजर आ रही थी। डॉक्टर राजीव, देखिए, जहाँ तक कोरोना वैक्सीनेशन का सवाल है, ये जो प्रायोरिटाइजेशन हुआ है या प्राथमिकरण हुआ है कि 60 साल के कोमॉर्बिडिटीज़ वाले लोगों को पहले देना है, वो इसलिए हुआ है कि पहला टारगेट था कि अधिकांश लोगों को हम वैक्सीनेट कर लें, और जितने लोग हम वैक्सीनेट कर चुके थे उनको हम लोगों ने कर दिया। और हम लोगों ने अब ध्येय ये रखा है कि हम सबका ये प्रिवेंटिव डोज देंगे। जो तीसरा डोज हम दे रहे हैं, डोज तो 2 ही है, पहला और दूसरा, और तीसरा ये प्रिवेंटिव है, ये हम हर किसी को देना चाहते हैं। लेकिन हम एक साथ एक बड़े समूह को सीधे झेल नहीं पाएंगे, इसलिए हम सबसे ज़्यादा संभावित खतरे में हैं उनको पहले दे रहे हैं। इसलिए हम लोग 60 साल के ऊपर वाले तमाम लोगों को दे रहे हैं, और तमाम लोगों में हम उनको प्राथमिकता दे रहे हैं जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं। जो 60 साल के ऊपर हैं वो आज भी जा सकते हैं। 10 तारीख के बाद से उनका ये वैक्सीनेशन हो रहा है, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, लेकिन उसमें हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, उनको आमंत्रित कर रहे हैं जो कोमॉर्बिडिटीज़ वाले हैं। तीसरी बात है कि जहाँ तक बच्चों को देने का सवाल है, तो जिस उम्र के बच्चों को हम लोगों ने स्टडी में पाया है कि इनकी संभावना है इन्फेक्टेड होने की, हालांकि बच्चों में इसकी सीवियरिटी अपेक्षाकृत कम है, तो उनको हम पहले दे रहे हैं। और बाकी लोगों के विषय में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है, क्योंकि उनके विषय में जब हम निर्णय लेंगे तो उनका भी वैक्सीनेशन शुरू होगा। ये एक अंतर्राष्ट्रीय शोध का विषय है कि कब से बच्चे को वैक्सीनेशन शुरू किया जाए। अभी तक हम लोग जो ये पिवटल एज में लड़के हैं, 12 से 18 साल के लड़के हैं, उनको हम लोगों ने देना शुरू किया। 18 से ऊपर वालों का पहले से कर रहे थे। अब आगे और इससे नीचे हम आएंगे, इसका हमें एक शोध के बाद निर्णय लेना होगा। लेकिन इस वक्त वो एज ग्रुप जो है वो इंतजार कर रहा है कि जल्द से जल्द उनके लिए भी वैक्सीनेशन की ये जो शुरुआत है वो जल्द हो जाए, ताकि वो भी वैक्सीनेट हो पाएं और अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं इस वक्त, शबनम जुड़ गई हैं। शबनम, आप अपना सवाल पूछिए। जी, मुझे थायराइड है ना 3-4 साल से। क्या मैं कोरोना का 3rd डोज ले सकती हूँ? बिल्कुल शबनम, कोरोना के वैक्सीन को लेकर बिल्कुल आप निश्चिंत रहें कि आप वैक्सीन ले सकते हैं। इसके बावजूद मैं चाहूंगी कि डॉक्टर स्मिता शैल आप इनके शंका का समाधान कीजिए। बिल्कुल ले सकती हैं डॉक्टर स्मिता। हाँ, आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल ले सकती है। थायराइड है, कोई दिक्कत नहीं है, वो वैक्सीन ले सकती हैं। बिल्कुल, तो ये सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है कि क्या मैं वैक्सीन लेने के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। इस वक्त जो बूस्टर डोज की बात है, इसे कुछ शर्तों के साथ ज़रूर शुरू किया गया है कि आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो, या फिर आप अगर किसी को मॉर्बिडिटी के मरीज़ हैं या इस तरह की आपकी स्थिति है तो आप ज़रूर बूस्टर डोज लीजिए। 9 महीने आपके हो चुके हों 2 डोज लेने के बाद, दूसरा डोज जब आपने लिया उसके बाद 9 महीने का अंतराल हो, और उसके बाद आप ये बूस्टर डोज ज़रूर ले सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी, चूंकि हम अपने इस कार्यक्रम के क्लोजिंग टाइम पर हैं, मैं सभी दर्शकों से ये आग्रह और निवेदन करना चाहूँगी कि इस वक्त आप सब एक जिम्मेदार भूमिका अदा करें, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, बिना मास्क के बेवजह किसी भीड़ का हिस्सा न बने,
अगर आपकी ये छोटी सी कोशिश आप अपने घर से शुरू करते हैं, अपने आसपास से शुरू करते हैं, आप संक्रमण के इस चेन को तोड़ने में बड़ी भूमिका अदा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी डॉक्टर्स का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही। न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।